वेलकम फ्रेंड्स। मैं राजेश कुमार चंद्रा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, गवर्नमेंट TCL PG कॉलेज जांजगीर। आज हम इतिहास लेखन के अंतर्गत क्षेत्रीय इतिहास लेखन का अध्ययन करेंगे। इतिहास लेखन की परंपरा वैसे तो काफ़ी प्राचीन है और यूनान से इसका प्रारंभ माना जाता है। सर्वप्रथम इतिहास लेखन के लिए जिस नाम को हम जानते हैं, हेरोडोटस। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा काफ़ी बाद में विकसित हुई। इतिहास लेखन को अगर हम समझें तो इतिहास लेखन में तो दो प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। एक तो विचारधारा के आधार पर जो इतिहास लिखा गया, जैसे साम्राज्यवादी इतिहास, मार्क्सवादी इतिहास, जनवादी इतिहास लेखन, तो ये सभी विचारधारा से प्रभावित इतिहास लेखन थे। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इस प्रकार से अनेक विचारधाराओं को लेकर जो इतिहास लेखन किया गया, उसे हम वैचारिक इतिहास लेखन के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय आधार पर, प्रसार क्षेत्र के आधार पर हम इतिहास लेखन करते हैं। जैसे जर्मनी में जो इतिहास लिखा गया, जर्मन इतिहास लेखन कहा जा सकता है। यूनान में लिखा गया इतिहास, यूनानी इतिहास लेखन। चीन में लिखा गया इतिहास, चीनी इतिहास लेखन। और भारत में लिखा गया इतिहास भारतीय इतिहास लेखन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से सभी देशों और क्षेत्रों की अपनी अपनी एक इतिहास लेखन परंपरा रही है। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा पाश्चात्य परंपरा से ही ली गई। प्रारंभ में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं होने के कारण विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से हमें इतिहास की जानकारी जुटानी पड़ती है। व्यवस्थित रूप से इतिहास लेखन का प्रारंभ बहुत बाद में प्रारंभ हुआ। तो वैचारिक आधार पर या राष्ट्रीय आधार पर जो इतिहास लेखन लिखा गया, उसको छोड़कर क्षेत्रीय स्तर पर भी इतिहास का लेखन किया गया, जिसे हम क्षेत्रीय इतिहास लेखन कहते हैं। क्षेत्रीय इतिहास लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, जब भारत में विदेशी आक्रमण या विदेशी साम्राज्यवाद अपनी पैरें पसार रहा था, तो उसके विरुद्ध आम जनता में, बुद्धिजीवियों में, तात्कालिक राजनीतिज्ञ, राजा महाराजा आदि के बीच उस साम्राज्यवाद के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही थी और उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगे थे। यह विद्रोह एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित था। इस विद्रोह को या विरोध को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए देश की समस्त जनता का सहयोग आवश्यक था। क्षेत्र की जनता को राष्ट्रीय स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में या पुस्तकों में जो भी सामग्री प्रकाशित होती थी, उससे कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि उन सब बातों का उनके क्षेत्र से कोई संबंध नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में अपने अपने क्षेत्र के इतिहास को लिखे जाने के लिए बुद्धिजीवियों में एक परंपरा विकसित हुई कि हम अपने क्षेत्र के इतिहास, कला, संस्कृति आदि को उजागर करें, ताकि क्षेत्र की जनता में अपने समाज, संस्कृति से लगाव उत्पन्न हो
और देश की अन्य संस्कृतियों के साथ उसका संबंध भी स्थापित हो, ताकि क्षेत्र की जनता राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। तो क्षेत्रीय इतिहास लेखन का जो प्रमुख ध्येय समझ में आता है वो यह है कि अपने कला और संस्कृति को विकसित करना, खोई हुई अपनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता को पुनर्जीवित कर सभी व्यक्तियों के बीच अपने कला संस्कृति के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना, अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करना और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। इन सब उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे क्षेत्रीय लेखकों ने क्षेत्रीय इतिहास लेखन पर बल दिया। क्षेत्रीय इतिहास लेखन किसी एक निश्चित छोटे क्षेत्र का इतिहास होता है या किसी एक सीमित राजवंश का इतिहास भी हो सकता है। प्रसार की दृष्टि से क्षेत्रीय इतिहास का क्षेत्र काफ़ी छोटा होता है। क्षेत्रीय इतिहास अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लिखे जाते हैं और उस क्षेत्र की जन भाषाओं में लिखे जाते हैं। महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठी में वहाँ की संस्कृति, परंपरा, मराठवाड़ा आदि से संबंधित इतिहास लिखे गए। पंजाब के क्षेत्रों में पंजाबी भाषा में इतिहास लेखन किया गया। इसी प्रकार से पूरे देश के सभी राज्यों में अपनी अपनी भाषाओं में इतिहास लेखन अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा, इतिहास आदि को लेकर किया गया। हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी इतिहास लेखन किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके और छत्तीसगढ़ की जनता को अपने क्षेत्र की संस्कृति, सभ्यता और राजनीतिक, धार्मिक आदि गतिविधियों की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें इतिहास लेखन में कुछ नामों को हम जानते हैं, जैसे बलदेव मिश्र ने छत्तीसगढ़ परिचय लिखा, जिसमें छत्तीसगढ़ का परिचय था। प्यारे लाल गुप्त ने प्राचीन छत्तीसगढ़ की रचना की। पी.एल. मिश्र ने दक्षिण कोसल का प्राचीन इतिहास और मराठाकालीन छत्तीसगढ़ लिखा। भगवान सिंह वर्मा ने छत्तीसगढ़ का इतिहास, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक नामक ग्रंथ लिखा। राम कुमार बिहार ने छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा। एस.एल. निगम ने दक्षिण कोसल का इतिहास लिखा। डॉक्टर हीरालाल ने भूमकाल द ट्राइबल इन बस्तर या बस्तर का मुक्ति संग्राम लिखा। मदन लाल गुप्ता ने छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन लिखा।
सुरेश चंद्र शुक्ल ने छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास लिखा। ऋषिराज पांडे ने दक्षिण कोसल के कलचुरी और सारंगगढ़ रियासत पर अपना ग्रंथ लिखा। डॉक्टर संजय अलंग ने छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को बड़े विस्तार से समझाया गया है। लाला जगदलपुरी ने बस्तर लोक कला संस्कृति और बस्तर इतिहास एवं संस्कृति नामक पुस्तकें लिखी। पंडित केदारनाथ ठाकुर ने बस्तर भूषण लिखा। ग्रियर्सन ने दी माड़िया गोड़ ऑफ बस्तर लिखा है और कृष्ण कुमार झा ने नल नाग योगिन बस्तर का इतिहास लिखा है। और भी अनेक इतिहासकार हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों की, चाहे बस्तर का हो, सरगुजा रियासत का हो, छोटा नागपुर प्राचीन छोटा नागपुर क्षेत्र हो, चाहे 14 प्रमुख रियासतों का इतिहास हो अलग अलग रियासत क्षेत्रों में, तो इन सब का उद्देश्य था अपने अपने क्षेत्रों में जो भी परंपराएं रही है उनको आम जनता के सामने लाना। वहाँ की जनता के द्वारा जो भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद या अन्य बाहरी लोगों के खिलाफ जो भी कभी आंदोलन किए गए हों उनको सबके सम्मुख रखना, ताकि वो अत्याचार और दमन के चक्र से मुक्त होने के लिए अपनी आत्मगौरव को बनाए रखने के लिए पुनः आंदोलन में शामिल हों और राष्ट्रीय एकता का हिस्सा बन सकें। इन सब दृष्टिकोण से इतिहास लेखन किया गया। तो क्षेत्रीय इतिहास लेखन के बिना राष्ट्रीय इतिहास लेखन का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि क्षेत्र में जब तक जनता में जागृति उत्पन्न नहीं होती है तो राष्ट्रीय स्तर पर जो जन जागरण आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह दुर्बल हो जाता और आंदोलन को गति नहीं मिल पाती। तो क्षेत्रीय इतिहास लेखन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का एक हिस्सा भी कहा जा सकता है, परंतु उसका क्षेत्र बहुत सीमित था और सीमित होने के कारण इतिहास लेखन की इस परंपरा को हम क्षेत्रीय इतिहास लेखन कह सकते हैं। तो हमने देखा क्षेत्रीय इतिहास लेखन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं चर्चा में। तो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करना, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन में क्षेत्र की जनता का सहयोग प्राप्त करना, तीसरा क्षेत्रीय जनता में अपने क्षेत्र की कला और संस्कृति के प्रति आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करना, अपने क्षेत्र की कला एवं संस्कृति का पोषण, वर्धन एवं उनका संरक्षण करना, आम जनता के बीच आपसी भाईचारे को विकसित करना और जनता को संगठित करना। इस प्रकार से क्षेत्रीय इतिहास लेखन की ये सब प्रमुख विशेषताएं और उनके उद्देश्य हैं। निश्चित ही क्षेत्रीय इतिहास लेखन से क्षेत्र की परंपरा को समृद्ध करने में सहायता मिली है, राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने में सहायता मिली है। इस प्रकार से क्षेत्रीय इतिहास लेखन का अपना एक विशेष महत्व है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।